अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली ज़रदारी साहब जो एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, उनके 3 रफ़्क़ाकार गुम हो गए हैं और वो हुकूमत जिसका इख्तियार है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, वो अब ख़ुद पूछ रही है कि लोग कहाँ पे गए हैं। शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया है इस गुमशुदगी पर उन फोर्सेस का जिनका कोई नाम नहीं ले पा रहा। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान ने इसके ऊपर हम एडिटोरियल कमेंट करेंगे। जो इलेक्शन की हवा तेज़ चल रही है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। हमने KPK के अंदर और पंजाब के अंदर हेल्थ सेक्टर को चुना है। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये भी बताएंगे क्या वाक़तन लोगों की विपता सेहत के मामले के हवाले से ख़त्म होगी या नहीं। दोनों सूबों का तकाबली इजाज़त तो नहीं होगा, लेकिन दोनों पर रिपोर्ट्स होगी। पहले मामले की तरफ आइए नाज़रीन। दुनिया ने 2 जंगें भुगती हैं और उसके साथ कोल्ड वॉर भुगती है। अब तीसरी बड़ी जंग के दहाने पर दुनिया खड़ी है, अगरचे हमारी नज़र उसके ऊपर नहीं है। पहले से मैं उस पर बात करेंगे। जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शाम में अटैक किया है, ये कहते हुए कि यहाँ से पॉइजनस गैस, केमिकल वेपन्स इस्तेमाल हुए अपनी पॉपुलेशन के ख़िलाफ़, मॉस्को ने भी अपनी तलवार नियाम से बाहर निकाल रही है और कहा है कि हम इसका संजीदा नतायज के साथ जवाब देंगे। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का तजर्बा किया तो हमने आज जो अपना बहरी बेड़ा भेजा है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ आपको मॉस्को, चीन और ईरान नज़र आते हैं, दूसरी तरफ आपको तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब नज़र आता है और इसराइल ने भी अमेरिका का साथ दिया है। हम किस तरफ जा रहे हैं, पहले से में इस पर बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, रुकन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से का शुक्रिया। सरदार FAS अहमद खान लगारी साहब, चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में उनका भी शुक्रिया। और सेनेटर शहरी रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से, चेयरपर्सन जना इंस्टीट्यूट अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका भी शुक्रिया। इनका शुक्रिया। अगर शहरी रहमान साहब लाइन पर हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। शहरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी शुक्रिया। ये फरमाइएगा शहरी साहब क्विकली, ये तो दुनिया बुरी तरह डिवाइड हो गई है। हम इस पर जाने से पहले कि हमें क्या करना है, मैं जानना चाहूँगा कि कितने ख़तरात वाज़े आपको नज़र आते हैं एक ऐसी जंग के जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक जिसकी भेंट भी चढ़े और जिसके अंदर बहुत सारे रीजन्स भी इन्वॉल्व हो जाएं। जी बिल्कुल तरत साहब, अच्छा है कि आप सबकी तवज्जो इस पर मबजूल कर रहे हैं। एक तो ये पहले हम कहते थे कि इस्लामी दुनिया तकसीम हो चुकी है, इसमें एक ऐसी खलीज बनती नज़र आ रही है जिसको हम सारे जो हमारे ममालिक हैं, यानी अरब लीग है, OIC है, कोई पुर नहीं कर पा रहा और ये खलीज बढ़ती चली जा रही है और काफ़ी इसके ख़तरनाक इस वक्त नज़र आ रहे हैं पहलू। अब मुख्तलिफ इलाकाई और आर्मी ताकतों ने अपने अपने मफादात के मुताबिक अपनी पसंदीदा तंजीमों की पैसे और हथियारों से मदद शुरू की हुई है और इसकी वजह से हर हुकूमत से लड़ाई के साथ साथ वहाँ की हुकूमत से लड़ रहे हैं और इन साथ साथ तंजीमों के दरमियान भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और शाम की सरजमीन फ्रैंकली आर्मी और इलाकाई ताकतों का मैदान जंग बन गया है। अब ये शाम तक महदूद तो नहीं रहेगा। आपने देखा इराक में क्या हुआ जब WMD जैसी चीज़ ज़बरदस्ती मैन्युफैक्चर की गई, वहाँ एक बनाया गया हवा के वहाँ WMD वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बुश इंतज़ामिया ने ये हवा बनाया और उसको जवाब बनाया एक हमले का और उन्होंने उस वक्त एक। तो आपको लगता है कि हालात जो हैं वो पहले की निस्बत बहुत ख़राब हैं जहाँ तक? जी अच्छा, ज़रा शाहमूद कुरैशी साहब से मैं पूछ लेता हूँ। शाम का भी शहरी साहब जिक्र कर रही थी और प्रोग्राम भी उसी पर पैक किया हुआ है हमने। आधी आबादी में एदाद शुमार देख रहा था, तमाम मुल्क की घरों से निकाली जा चुकी है। 4 लाख लोग जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं। ह्यूज डिज़ास्टर। तो पहले तो बफर था, बिलवास्ता लड़ाई होती थी, अब लगता है कि वाशिंगटन वर्सेस मॉस्को आमने सामने खड़े हों। जी तलत, सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और सूरत हाल में तलखी में इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि जो नया अमेरिका का जो फ़ैसला था कि डायरेक्ट टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना और फिर रूस का
फौरी रिएक्ट करना और जो एयर स्पेस का जो एक मुआहदा था जिससे ज़रिए बातचीत करते थे कि कहीं गलतफहमी में लड़ाई ना हो जाए, उसको मुअत्तल कर देना, तो वो भी एक बड़ी ख़तरनाक एक जो है ना अलामत है। और फिर आप देखें कि दुनिया बड़ी तकसीम दिखाई दे रही है। आप UN सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें ये मसला ज़ेर बहस आया, सिक्योरिटी काउंसिल भी आपको तकसीम दिखाई दी। जो P5 हैं वो भी P3 और P2 में बट गए। रूस और चीन एक तरफ और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस एक तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। फिर मुस्लिम वर्ल्ड जो है, उम्मा जो है, वो भी आपको बिल्कुल तकसीम दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि एक नया जो एक मिलिट्री अलायंस जो जिस पे बात की जा रही है और पाकिस्तान को भी उस पर बहुत बहस चली यहाँ, उस पर भी आप देख रहे हैं कि बहुत से हमारे दोस्त ममालिक उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान भी हिस्सा बन गया, और बहुत से इम्पोर्टेंट मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पर ईरान जो हमारा हमसाया है वो उसका मेंबर नहीं है। तो ये जो सेलेक्टिव उसमें हुई है ना पिकिंग, उससे भी एक तशवीश पैदा हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे दो बॉर्डर्स, हमारा मगरबी सरहद आपके सामने है सूरत हाल, मशरक़ी सरहद पे रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग वायलेशंस हो रही हैं, और एक बॉर्डर जिसको हम सो कॉल्ड फ्रेंडली बॉर्डर कहते थे, अगर वहाँ भी खुदा न खास्ता कोई ये नतायज पहुँचे तो उसके हमारे लिए पाकिस्तान इस वक्त मेरी राय में बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, अनकंफर्टेबल पोजीशन पर आते हैं कि हमने कैसे टैकल करना है, लेकिन पहले इसके ऊपर ज़रा आइएगा। गैर साहब, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जी कि आप क्यों परेशान हैं इतने, दुनिया में इससे पहले बड़ी जंगें हुई हैं, मशरिक़ वस्ता में आप देखें रूस अमेरिका की जॉर्जिया के ऊपर लड़ाई है, पोलैंड के ऊपर लड़ाई है, नेटो एक्सपेंशन पे लड़ाई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इवेंट्स जो हैं पिछले हफ्ते के, इस किस्म के तनाज़र में कितने अहम आपको गैर मामूली नज़र आते हैं? बड़ा इवेंट तो है जी, और सिर्फ पिछले हफ्ते का नहीं है, पिछले 6 साल से हो रहा है। जिस तरह आपने कहा बहुत बड़ा है कि डिज़ास्टर है, कितने लाख मुसलमान डिस्प्लेस हुए हैं, मारे गए हैं, बच्चों के ऊपर जुल्म है, और पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ का स्टांस रखा है कि इसको बातचीत के ज़रिए फौरी तौर पे हल होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि सीरिया के अंदर जो 4-5 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, एक बशर अल-असद साहब खुद हैं, रेबल्स हैं, रेबल्स के अलावा फिर जी आईसिस क्रिएट हुआ जो रेबल्स में से निकला, लेकिन उसने अपनी एक आइडेंटिटी इख्तियार की। जो लोग बाहर से प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हैं, कुछ रेबल्स का साथ दे रहे हैं, कुछ सिर्फ आईसिस का साथ दे रहे हैं, कुछ बशर अल-असद का दे रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत एनवायरनमेंट है, और पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात इसलिए वो होंगे क्योंकि सीरिया से अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनफ्लो मुख्तलिफ मुजाहिदीन का और जहाद करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, आईसिस बैक्ड जो हैं, फंडेड जो हैं, उनका भी अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनफ्लो हो रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इसलिए इस बात की भी अर्जेंसी है कि अफ़गानिस्तान के इशू को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाए। तो कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल है। केमिकल वेपन्स का जो इस्तेमाल हुआ है, जिसने हर चीज़ को ये ट्रिगर ऑफ किया है, इसके अंदर ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान एक कन्वेंशन का सिग्नेटरी है जो केमिकल वेपन्स के ख़िलाफ़ है। उस कन्वेंशन के मुताबिक एक OPCW एक इदारा है जिसने ऑब्ज़र्व करना होता है कि उनको ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कि वाकई ये हुआ नहीं हुआ, जिस तरह सीरियंस क्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग क्लेम कर रहे हैं, तो इमीडिएटली किसी मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर, UN के ऊपर, एक तो OPCW को भी फुली तौर के ऊपर एक्टिवेट करना चाहिए। लेकिन मसला इस वक्त ये हो रहा है कि जिस मल्टीलैटरल फोरम के जरिए आपके मामला तय कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। मफलूज हो गया। लेट मी गो टू शेर रहमान। फंडामेंटल सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमने पिछले 60 सालों में 2 कोल्ड वॉर्स देखी हैं जी। एक तो 50s और 60s की कोल्ड वॉर देखी है जिसके अंदर पाकिस्तान को साइड चूज करना पड़ी। दूसरी कोल्ड वॉर हमने 80s की देखी है जिसके अंदर दोबारा पाकिस्तान को साइड चूज करनी पड़ी। अब इसमें हम नहीं जाते हैं कि वो साइड हमने दुरुस्त चूज की या नहीं की। ये दुनिया जब भी मुनकसिम होती है, पाकिस्तान को किसी ना किसी धड़क के साथ खड़ा होना पड़ता है। अब भी दुनिया तकसीम का शिकार है। टेल अस कि क्या पाकिस्तान एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी अफोर्ड कर सकता है? एक तरफ चीन है, मॉस्को है और ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, अमेरिका है और तुर्की है। सो ये डिवीजन हमें किस तरफ लेके जाएगी? देखिए तरह साहब, क्राइसिस में ही लीडरशिप का लोहा मनवाया जाता है या इस तरह टेस्ट होता है। ये हमारे लिए बहुत एक कड़वी इम्तिहान की घड़ी बनेगी,
کیونکہ یہ اقوام متحدہ جب جائے گا، آپ کو یاد ہے 2012 میں شام پر بہت ایک فیصلہ کن سا ووٹ ہوا تھا، جس پر ایک طرف امریکہ اور اتحادی تھے اور دوسری طرف کچھ اس وقت روس بھی تھا. تو اس میں بہت دباؤ تھا، سخت دباؤ تھا. روز فون آتا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وائٹ ہاؤس سے، کہ آپ لوگ، میں اس وقت سفیر تھی امریکہ میں، کہ آپ لوگ امریکہ کے ساتھ ووٹ کریں، ہم آپ کے اتحادی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس وقت زرداری صاحب نے بار بار کہا، میں فون ڈائریکٹ پوچھتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم بالکل اس میں دباؤ برداشت کرو، نیوٹرلٹی رکھیں گے. یہ کیونکہ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح دوسرے ممالک میں رجیم چینج کی کوشش کرتے ہیں یا وہاں کے سربراہوں کو تبدیل کرنے میں ایک ہاتھ بٹاتے ہیں. اب کی تقسیم ہمیں کدھر لے جائے گی؟ اب کی تقسیم اب یہ تقسیم دیکھیں، ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں داعش آ چکا ہے اور خراسان پروونس کی وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت نازک مرحلہ یہ ہے. اور ماضی کی طرح میں سمجھتی ہوں کہ ایک رائے اور ایک باوثوق رائے دنیا میں موجود ہے کہ ماضی کی طرح عالمی طاقتوں کی بندرباٹ کا شکار ہو سکتا ہے یہ علاقہ، اور جس کی منصوبے کئی اشروں سے تیار ہیں، اور ایک نئی ریڈ لائنز بنے گی، نئی سائکس پکٹ بنے گی. دیکھیں نا وہ بھی کس طرح ختم ہو گئی، اور وہ پورا آپ نے دیکھا میپ جو ہے، پورا نقشہ. تو ہمیں پھونک کے قدم رکھنا ہے. جی بالکل. اور میں سمجھتی ہوں سب کی شراکت رائے سے چلیں تو اس میں سب کے لیے تحفظ ہوگا. ذرا اسٹوڈیو میں ادھر آ جاتے ہیں آپ ہی کی بات کو لے کے. پھونک کے قدم، وہ کہتے ہیں ہم نے قدم رکھ دیا ہے آلریڈی. یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ تمام اہم فیصلے پہلی کولڈ وار میں ایوب خان کے دور میں ملٹری رجیم نے کیے، دوسری کولڈ وار میں ضیاء الحق کے رجیم نے کیے، اور اگر آپ تیسرا بھی اگر تقسیم دنیا کی دیکھیں 9/11 کے بعد وہ جنرل مشرف نے کیے. تو خیال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر فیصلے اصل میں سویلین حکومتیں نہیں کرتی ہیں، یہ تو ملٹری خود طے کر لیتی ہے. آج کل کے حالات میں کیا قطع کلامی 2 منٹ قطع کلامی معاف، لیکن جب سیریا شام کا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو یو این میں سویلین حکومت نے سب کو آن بورڈ لے کے نیوٹرلٹی مینٹین کی. پلیز اس کو نہ نظر انداز کریں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیوٹرلٹی مینٹین کر سکتے ہیں. ہم دوسرے ممالک کی جنگوں میں اس وقت. شاہمود قریشی صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. اینڈ یور سیلف گو ہیڈ. دیکھیے طلعت، جیسے شیری نے کہا کہ سچویشن خاصی کمپلیکیٹڈ ہے اور پاکستان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہماری صورتحال کیا ہے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک قریبی دوست، قابل اعتماد دوست چین، جو ہمارے ہاں ہماری سیکیورٹی کو بھی، اب ہماری اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں بھی خاصی بڑی دلچسپی لے رہا ہے، وہ ایک طرف کھڑا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ایران، جس کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور اس بارڈر کا سٹیبل ہونا، پرامن ہونا ہمارے مفاد میں ہے، ایک طرف کھڑا ہے. روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں دوبارہ سے ہم نے ریوائیو کروایا ایک تھو آیا ہے اور ایک نئی اس میں ایک شروعات ہوئی ہے. ایک مطلب ہے جو ماضی کی تلخیاں تھیں وہ آپ کو کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، وہ ایک طرف ہے. دوسری طرف ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، کلیدی دوست بھی ہے امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ گو آج کل ہماری ایک سرد مہری ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن افغانستان ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور افغانستان کا ڈائریکٹ فال آؤٹ پاکستان پر آتا ہے، اور افغانستان کا حل امریکہ کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم اگر وہاں امن استحکام چاہتے ہیں اور امریکہ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو پاکستان کیا کرے؟ سعودی ہے، پھر ترکی ہے. اچھا یہ سعودی ہے، پھر اچھا ترکی کے ساتھ آپ کے کتنے گہرے تعلقات ہیں. What do we do؟ اب دیکھیے اب اس میں کیا ہے، فیصلوں کا طریقہ کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ یمن کی صورتحال سامنے آئی تو حکومت نے اس کو مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کر گئی، ہم بیٹھے، ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا اور ایوالو کیا، ایک کنسنسس ایوالو ہوا، ایک ریزولوشن ہوا، اور آپ نے ایک نیوٹرلٹی کی پوزیشن، جانتے ہوئے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد جو ایک فیصلے میں تبدیلی آئی، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں سرتاج عزیز صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، اس میں میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، میں بھی اس میں تھا، اور انہوں نے آ کے ہمیں بریف کیا. فارن سیکرٹری بھی تھی موجودہ تہمینہ، اور سرتاج بھی تھے. اب انہوں نے ایک جو بات کی جس سے مجھے تھوڑی سی
حیرت ہوئی کہ ہم ایک الائنس کا حصہ بن گئے، چلیے بن گئے، شاید ہمارے مفادات اس قسم کے تھے، نہ کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں تھے، مان لیا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تک جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، اس کے خد و خال ہے، وہ ابھی طے ہونے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ایک حصے میں جا رہے ہیں، اس کے خد و خال سامنے نہیں، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، ابھی ان کو علم نہیں ہے۔ تو فیصلہ کس نے کیا پھر؟ یہی تو سوال ہے کہ فیصلہ کس نے کیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ فیصلہ اس کو اون بھی نہیں کر رہی، اسے ڈس اون بھی نہیں کر رہی۔ پارلیمنٹ کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے، جمہوریت میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے حکومت کے پاس وہ اطلاعات ہوں جو آپ اور میرے پاس نہیں ہیں، اور اگر ہمیں حکومت ایجوکیٹ کرے تو ہم زیادہ اویس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اوپننس سے بات کرتے ہیں۔ کریٹیکل ڈیسیژنز بتائیے، کریٹیکل ڈیسیژنز ہوئے ہیں ماضی میں اور ان کا براہ راست امپیکٹ پاکستان کے 20 30 سالوں پر ہوا ہے مستقبل میں، یہ بھی انتہائی کریٹیکل ڈیسیژنز ہیں۔ آپ کے خیال میں واقعتاً فیصلہ سازی کی قوت جو ہے اس وقت پارلیمان اور حکومت کے پاس ہے؟ آپ نے ہسٹری کی 3 سٹیجز بتائی، ایک آپ نے کولڈ وار بتائی، پاکستان کی الائنمنٹ جی ویسٹ کے ساتھ تھی، پھر آپ اس کے بعد آپ نے ضیاء الحق صاحب کا بتایا 80s، so 60s 80s and then پھر آپ نے پھر آپ نے سپٹمبر 11 کی بات کی۔ وہ آپ ایک چیز کو کلیئرٹی میں رکھیں کہ سپٹمبر 11 میں پوری دنیا دہشت گردی کے خلاف تھی اور ایک ہی القاعدہ کے خلاف وہ جنگ تھی، تو اس میں پاکستان نے جو بھی ڈیسیشن لی وہ صحیح تھی۔ یمن کی وار کے اندر ہم نے جی نیوٹرلٹی اختیار کی۔ عراق کی وار کے اندر جب کولیشن فورسز نے اٹیک کیا، پاکستان اس عراق کے اندر مڈل ایسٹ کی وار کا جنگ کا حصہ نہیں بنا، ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی۔ یمن کے اندر بھی نیوٹرلٹی کی۔ آج آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے ان کی فہرست میں کل پرسوں جنہوں نے ٹاما ہاک میں میسائلز کو اپریشیٹ اور جی ویلکم کیا، پاکستان ان میں نہیں ہے۔ دوسری بات، چین کا جو ریاکشن آیا ہے اس کے اوپر، چین نے اس معاملے کو سلو ڈاؤن کرنے کی ایڈوائز دی ہے، اس نے کسی کلیئر ایک پوزیشن نہیں لی۔ لیکن ابھی نارتھ کوریا کا معاملہ سامنے آئے گا تو چین کا نارتھ کوریا کا جب آئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جی گفتگو ضرور کر لیں گے۔ اس وقت جو سیریا کا معاملہ ہے، پاکستان کو جس طرح اس آج کا سٹانس ہے ایز وی سپیک، پاکستان کو پازیٹیو سٹانس اپنا اور ایک ریاکشن دینا چاہیے، جو کہ ابھی تک دے رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے کریں اور فردر ایسکیلیشن کی طرف مت بات کو لے کے جائیں۔ چین کا بھی ایگزیکٹلی یہی سٹانس ہے۔ اگر ہم اس معاملے کے اندر پارٹی بنیں گے تو وہ پاکستان کے اور افغانستان کے ریجن کے پیس کے انٹرسٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ پارٹی بننا نہیں ہے۔ شہری صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے شاہ مطمئن صاحب، یہ جو اب جو نئی صورتحال جس نے جنم لیا ہے طلعت، اس کی بنیاد تو یہ ہے نا کہ کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا، ٹھیک؟ اب کیمیکل ویپنز کا استعمال تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور ہم تو سگنیٹری ہیں پاکستان، اس کو ہم نے سخت کنڈیم بھی کیا، ہم نے کنڈیم کیا اور ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا، اور ہم نے درست کنڈیم کیا۔ سوال یہ ہے کہ جیسے اویس کہہ رہے تھے کہ اس کی ویریفیکیشن کے ادارے ہیں، اب وہ سیریا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہوا ہے، اب اس کو ویریفائی کون کرے گا؟ کیا کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے، اور اگر ادارہ ہے تو وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ دیکھیے بڑی نازک صورتحال ہے، اور اس پر ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ ہم نے اپنا تعلقات بھی دیکھنے ہیں، اپنی نیوٹرلٹی بھی رکھنی ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت اتنے چیلنجز سے دوچار ہے، ہم کیا ایک نئی کشمکش میں اپنے آپ کو اجتناب برتنا ہے؟ Can we be sucked into a new situation؟ شہری صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں 1 منٹ میں بتائیے گا کہ یہ اب پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، احتیاط برتنا ہے، اجتناب کرنا ہے، سکن نہیں ہونا، کیا واقعتاً ہمارے پاس ایک قوت ہے؟ کیونکہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی کشش جو ہے وہ بڑی سخت ہے، وہ کھینچ لے گی آپ کو اپنی طرف۔ آپ کے خیال میں ہمارے طلعت پاس؟ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک جوہری طاقت ہیں، آپ ملک میں اپنی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، اور آپ کو بالکل اس وقت کسی طرف اس ڈسپیوٹ میں اگر آپ ایک طرف کا پلہ بھاری کریں گے اپنی قوتوں سے یا اپنی آرگیومنٹ سے یا اپنے دلائل سے، تو پھر آپ مسلم دنیا میں ایک فریق کا حصہ بن جائیں گے، اور ایک بڑھتی ہوئی کشیدہ سچویشن میں، نازک سچویشن میں ایک طرف کے فریق بن جائیں گے، جو آپ کے لیے مستقبل میں
बिल्कुल बहुत खतरनाक हो सकता अच्छा, है। मैं 10-10 सेकंड आपसे शुरू कर, 10-10 सेकंड मुझे क्लोज करना है। अगर दुनिया के हालात ऐसे बनते हैं कि जब हमारी जो एब्सोल्युटली न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है, इज्तनाब की पॉलिसी है, वो मुमकिन नहीं रहती, आइदर हेयर और देयर, आइदर विद सिंपल अस, आंसर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दबाव, कभी कभी दबाव होता है और आपको कड़वी घूंटे पीनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले आप पार्लियामान से रुजू करें, उसको अपनी ताकत का सरचश्मा और सोर्स बनाएं। गो अहेड, क्या करना चाहिए? शाहमूद कुरैशी साहब, देन थ्रू हाइंडसाइट आज एक तबका है वो कहता है कि जब 9/11 हुआ और हमें कहा गया दिस वे और दैट वे, अगर हम थोड़ा सा तब उस वक्त तहम्मुल करते तो हमारे पास ऑप्शंस थे और हमारी अहमियत और ज़रूरत जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी और चीज़ें चाहिए थी, उससे हम अपनी बार्गेनिंग पोजीशन भी कर सकते थे। दो हाथ आगे चले गए ना, असाइनमेंट करते। और हम इस तरह उलझते ना, हमने क्या, हम उस उलझने का फॉल आउट आज भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हमें देखना क्या है कि मजीद उलझने की सकत हम में है। बैक टू पार्लियामेंट। पीस हमारे रीजन के लिए बहुत अहम है। अफ़गानिस्तान के अंदर पीस बहुत अहम है। वहाँ रूस, चीन और जो रीजनल एक पूरा एक एफर्ट चल रहा है, उसके अंदर अगर हम इस वक्त साइड्स लेंगे तो एक को नाराज़ करेंगे, दूसरे को साइड लेंगे, उनको नाराज़ करेंगे। अमेरिका भी QCG के अंदर इन्वॉल्व है। अमेरिका उतना ही अहम है जिस तरह मखदूम साहब ने फरमाया। रूस और चीन भी आज अहमियत हासिल कर चुके हुए हैं अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस के अंदर। तो जितना इन सब को इकट्ठे लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर फर्दर फ्यूल टू द फायर नहीं बनना चाहिए। एक जुमला देखिए, एक QCG का प्रोसेस है, उसमें जैसे कि आप कह रहे हैं अमेरिका भी है, चीन भी, कहा जाए पाकिस्तान, ठीक। दूसरा, 14 अप्रैल को आपने मॉस्को में एक 12 रुकनी इजलास बुलाया है जिसमें पूरी रीजन के ममालिक को, जिसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, आपने दावत दी है एक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। आज वाशिंगटन ने तो उसको नहीं। अब बताइए इस सूरत हाल में क्या आप पोजीशन लेने की। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि नाज़रीन, इज्तनाब बरतना है, न्यूट्रलिटी रखनी है, आग को भड़काना नहीं है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं ये ऐन मुमकिन है कि आग खुद ही भड़क उठे और फिर अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं आवर हैंड माइट बी कॉल्ड। किस तरफ जाना है इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, नया पाकिस्तान देखने का शुक्रिया। अब हम आपको बताते हैं कि जूं इलेक्शन की हवा तेज़ चल रही है, तू दावे बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, नया पाकिस्तान बना दिया, हम नया पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। सेहत का मामला पाकिस्तान में बहुत अहम है। पंजाब और KPK में हमने अपनी टीम्स भेजी और हमने देखा कि KPK के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। उसको हमने फिल्म किया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, अगर आप इस वक्त देख पाएँ, ये रेनोवेट किया गया ये इदारा और एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास यहाँ पर आपको फैसिलिटी नज़र आएगी। यहाँ पर बहुत कम लोगों की कंप्लेंट्स थी, मशीनें अपनी जगह पर मौजूद थीं और चल रही थी और बेहतरीन माहौल था। इसी तरीके से अगर आप पंजाब में कोई इदारा उठाना चाहें तो हमने अदारा अमराज कल्ब का रावलपिंडी के अंदर जो इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ का दौरा किया। वहाँ पर भी आपको बेहतरीन सहूलियात नज़र आएंगी। दोबारा दुनिया के किसी भी मयारी हॉस्पिटल से ये कम नहीं है और यहाँ पर हर कोई जा सकते हैं। ये तो बहरहाल हुए वो प्रोजेक्ट्स जिनके ज़रिए सियासी जमातें अपना नाम रोशन करना चाहती हैं और कदकाठ ऊंचा करना चाहती हैं, लेकिन सेहत का मामला प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं है। खल्क़ खुदा क्या कह रही है, हम आपको रावलपिंडी के अंदर 2 हॉस्पिटल्स का दौरा दिखाते हैं जो हमारी टीम्स ने किया और आपको सुनवाते हैं कि लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं। प्रोजेक्ट अपनी जगह पर अच्छे, लेकिन खल्क़ खुदा जिन हॉस्पिटल्स में जाती है वहाँ पर वो क्या कह रही है। रावलपिंडी के 2 हॉस्पिटल्स की आपको दास्तान सुनाते हैं। डॉक्टर बदतमीजी से इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे हम इनके गुलाम हैं। इन्होंने बात करने की तमीज़ नहीं है। इमरजेंसी की डॉक्टर ने कहा है भाई यहाँ पे चकवाल वालों ने आपको भेज दिया है, यहाँ पे गद्दियाँ बैठी हैं आपका इलाज करने के लिए। इतनी बदतमीजी उन लोगों ने हमारे साथ की है। और दूसरा, एक बेड है, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं। डॉक्टर जो है ना, पढ़ाई तो इन्होंने की है लेकिन इखलाक के लिहाज से तो 4 हाथ आगे है। काकरोच तक फिरते हैं मरीज़ के साथ, बेड भी पुराने, तो मरीज़ को फालज का मरीज़ का उसके
पाँव और हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं है, वो बैठ नहीं सकता। तो वो बेड जब उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, बेड नीचे से खिसक जाता है, चला जाता है आगे। मेरी परेशानी यही है कि मैं उसने अपने भाई को लेके आई हूँ, उसको एक छोटी सी असिस्ट थी, डॉक्टर के पास गई, जूनियर डॉक्टर थे, आपस में मोबाइल पे साथ लगे हुए थे, बातें कर रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको अगर समझ नहीं आ रही है मुझे किसी सीनियर डॉक्टर के पास रेफ़र करें, कोई रेफ़र नहीं किया। उन्होंने एक्सरे लिख के दिए, एक्सरे वालों के पास गई, नीचे कहते 400 रुपया फीस दें, एक्सरे कराएंगे, मंगल को आ जाएँ। ठीक है, मैंने एक्सरे जाके हार्ट अटेंशन से 1100 रुपये के करवाएं। जब एक्सरे लेके आएंगे डॉक्टर के पास, कहते हैं ये एक्सरे है ही नहीं, ये उस चीज़ के मुताबिक है ही नहीं, अब आप मुझे कहाँ जाएं? एक रिपोर्ट हम 5-5 दफ़ा करा रहे हैं, गरीब बंदे हम 3500 की एक रिपोर्ट है। कभी देखते कभी आज 4 दिन तो हो गए उस बच्चे जिसको जलाया हुआ, मेरी पोती है वो 4 दिन हो गए जला हुआ, अभी तक उसकी पट्टी नहीं बदली है। वो कह के थक जाते हैं, अभी करते जी आधे घंटे में, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद करते जी, आते ही नहीं है। एक गरीब बंदा यहाँ पे मिसाल के तौर पे आता है तो 2 टेस्ट यहाँ से करवाते हैं, वो नेगेटिव आ जाते हैं, फिर 2 बार कहते हैं, फिर वो ले कहते हैं, फिर आधे घंटे बाद कहते हैं ये करें। ब्लड का इशू है, ब्लड इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। AFIT से मैं खुद लेके आऊँ ब्लड टेस्ट हो जाने ने एक ही ने दे लहदा पैसे रखे होंगे ने, एक ही ने लहदा पैसे रखने जेड़ा कुछ लिख के देसी वो लिखने ने लहदा पैसे की सी। ये हड्डियां ना कोई टेस्ट है जी, वो कहने जी बाहर तू जड़ा ना करा के लो, मशीन ही खराब है। जो आने जी दूसरे डॉक्टर जाओ, उसको जाओ तो तीसरे को भेज देने, तीसरे को जाओ चौथे को भेज देने, 4 दिन से मैं खुद सर्विस करना, हूँ अपना काम छोड़ के आए हैं। तो रात को भी डॉक्टर नहीं मिला, नहीं रात को डॉक्टर नहीं था, 1 बजे तक हम इधर ही था। तो बोलते हैं सुबह आ जाओ, जब अभी आया उस कागज़ों के हम पूछता था तो बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो हमने कहा कि रात को जो कागज़ है वो किधर के, बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। कल 2 बजे से लेके हम रात 10 बजे तक यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, डॉक्टर साहब खाना खाने गए हैं, डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ पे गए हैं, आएंगे तो फिर जो है ना ब्लड लगेगा। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे को 400 रुपया नहीं, फिर वापस उस दूसरा डॉक्टर के पास गए, उसने 200 रुपया करवाया, फिर गए हो आगे बेइज्जती करवाने, आखने नहीं होना, जाओ कोई और डॉक्टर के पास जाओ, बेइज्जती करना है, ज़बरदस्ती से करवाया मैंने, वो नहीं करनी थी, मैं फीस जमा करवाया। कभी एक कमरे निशान, कभी एक कमरे निशान, पैसे की खातर किधर 50 जमा कराओ, किधर 30 जमा कराओ, किधर 20 जमा कराओ। एक ही अस्पताल, एक ही गवर्नमेंट अस्पताल है। भाई ये हमारा दिल का मरीज है, ये देखें, ये RIC से हमें उधर से भेजे, यहाँ पे भाई का दिमाग का पालज हो गया था, ये आंख का और ये ज़बान गर्दन का। यहाँ पे आते हैं जो दवाई इन लोगों ने सैंपल देते बाहर मिलता नहीं है। कोई दवाई हम इस्लामाबाद G8 से लेके आते हैं, कोई सदर से लेते हैं, फिर भी भाई का इलाज जो है ना मुकम्मल नहीं हो रहा। जब किसी टाइम आ जाए सीरियस हो भाई, कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं है। भाई कल हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए हैं, बाहर डॉक्टर ने हमें खड़ा किया कि बाहर रहो, खड़े हो रहो। जब हम बाहर खड़े रहे तो अंदर से निकली है, उसने इतनी निजायज़ बातें की कि हम आपको बता नहीं सकते, इतनी गलत बातें की। डॉक्टर होने का ये मतलब नहीं है कि वो हमें गलत बातें बोलेगी, ठीक है, वो भी औरत है, हम भी औरतें हैं, ठीक है, उसने बहुत गलत बात बोली है हमें। हमला बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है और डॉक्टर कतई मरीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो ऐसा है कि वो एहसान करते हैं अपने मरीज़ को देख के, और किसी बुज़ुर्ग का कोई ख्याल नहीं, घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और हर चीज़ के टेस्ट के पैसे वगैरह लिए जाते हैं, बाकी कुछ ना पूछें कि अस्पतालों का क्या हाल है। बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। 3 दिन लगा दिए कि चेक करवाएं, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। यार उसको तकलीफ है, कम से कम उसको मेडिसिन लिख के दे दें। मेडिसिन लिखने में कितना टाइम लगता है? डॉक्टर जब आप इनकी मर्जी होती है हड़ताल कर लेते हैं। गरीब आदमी OPD में तड़पे, चाहे कुछ हो, ऑपरेशन थिएटर में तड़पे, कुछ हो, कुछ नहीं है। हम बहुत तकलीफ है, गरीब लोग, हम किधर जाते हैं भाई, ये तो जुल्म क्यों करते हैं, 400 रुपया लेते हो, काम नहीं होते। ये हम रात 9 बजे से आए, कभी किधर बेचते हैं, कभी किधर बेचते हैं, अभी डॉक्टर नहीं है। रात को 1 बजे हो गए, कह रहे हैं आप कल सुबह आ जाएं 9 बजे। कल सुबह 9 बजे आए, जौन सा डॉक्टर है मुलाजिम को बोलते हैं आपको मैं सस्पेंड कर दूंगा, आपसे मैं नौकरी से निकाल दूँ। नाज़रीन, हमने आपको सैंपल दिखाया DHQ रावलपिंडी और उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। आवाम की कंप्लेंट्स क्या हैं, अब हम आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं पेशावर, जहां पर सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर पुराना हॉस्पिटल है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर। ये याद रहे कि जब हमारी टीम ये फिल्म कर रही थी तो उनके मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि वहाँ पर क्या लोगों की शिकायत हैं, क्या उन्होंने मुकम्मल तौर पर फलाह और तमानियत पा ली है या नहीं। डॉक्टर का मसला है, जब हम हाजिर आ जाए तो डॉक्टर चला जाता है, तो जब डॉक्टर आ जाए हम जाते हैं। हमें तो इसलिए इधर आना पड़ा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है, सब कुछ मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा।
तो कुछ भी नहीं मिला, तो हम फजूल आए नहीं, इसका मतलब ये कि हम फजूल आए। चिट पैसों से बनाओ, टेस्ट पैसों से कराओ, डॉक्टर के साथ पैसे जाओ, और वो भी यही हाल है कि 4 बजे आओ, 8 नहीं, हर सुबह कह देते कि भाई 8 बजे विजिट होगी, 8 बजे आ जाओ। हम 8 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं, तो ये तरीका है। जी बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने टेस्ट जो है ना, टेस्ट अभी इनके हो गए हैं, तो एक प्रोसीजर से जो है ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर वो होता है। हॉस्पिटल जो हमारा है इधर, हमारे तकरीबन कोई 7000 OPD होता है, तो OPD के लिए जो होता है, अगर डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है टेस्ट, तो वो टेस्ट करेगा और फिर दोबारा वो डॉक्टर के पास आएगा। अभी ये देखो, इसमें 6 टेस्ट लिखे हैं, 3 टेस्ट किए हैं, वो 3 भी मैंने एक बाहर से किए हैं और बाकी नहीं है, कहते हैं ये हमारे पास नहीं है। ये तरीका नहीं है। सुबह कह देते कि भाई हमारे पास ये टेस्ट नहीं होते, जाओ दफ़ हो जाओ, बस हम दफ़ हो जाते। डॉक्टर ने देखा नहीं तो दवाई कहाँ लिखी है? ये देखो, ये पेपर से किधर दवाई लिखी है? तो अभी तो टेस्ट नहीं हुए ना। टेस्ट हुए, क्यों नहीं हुए? ये क्या है? 1 घंटा तो भी ये डॉक्टर ये टेस्ट देखे, ये क्या है? ये क्या है? मुझसे कल 23,000 रुपये ऑपरेशन के लिए इधर ले लिया है। अब इतना जल्दी लोगों को कह दिया कि 9 बजे आ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन डायरेक्ट हो जाएगा। 23,000 रुपये मैंने ऑपरेशन के लिए दिया है, और तकरीबन 2,000 रुपये मुझे उसने बोल दिया कि 23,000 रुपये में तुम्हारा कमरा भी हो जाएगा, तुम्हारा हर सहूलत हो जाएगा। मैंने प्राइवेट करवा दिया उस पर, वो 23,000 रुपये उसने मुझसे ले लिया है। 9 बजे मैं आया तो यकीन मान लो इतने जलील हो गए, उधर मैं बैठ गया तो जिधर ऑपरेशन करता है ना, उधर वो लोग भी करता है जो सरकारी होता है, और मुझसे 23,000 रुपये भी लिया। कमरा भी मैंने अपने लिया, कोल्टन में 2,000 रुपये कमरा भी उसने नहीं दिया, 2,000 रुपये मैंने अपना कमरा ले लिया। अभी मेरे पास रसीद सब उधर पड़ा है। 800 रुपये कल पीस लिया है उसने। ये तो ठीक है, प्राइवेट का काम है, तो प्राइवेट का काम अलग जगह हो, कम से कम ऐसे तो होगा ना, उसकी सहूलत भी हो। ये तो वही चीज़ है जिसने पैसे लिए मुझसे, वही तरह है जिस सरकारी की तरह जो काम कर रहा है, उसे चीखे करता है, उसको बुला दो, नेमतला साहब को उसको बुला दो, कोई सुनता ही नहीं, यकीन मान लो। मैं कहता सिर्फ ये कि मुझे अपने पैसे दे दो, मैं जाता हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करता हूँ। 10 बजे से कुछ भी नहीं दिया है। ये देखो छोटा भाई का फोन आ रहा है कि क्या हुआ 12 बजे से फोन कर दिया, उसका फोन भी नहीं उठाता कि मैं क्या जवाब दे दूँ। वो कहते कि पैसे भी दे दिया और तुम्हारा काम भी नहीं हो रहा। मुझे अपने पैसे देने, मैं ऑपरेशन बाहर करता हूँ, 20,000 रुपये मेरा बाहर मुकम्मल सहूलत के साथ मुझे कर रहा था। खैर अल्फलाह वाले ने मुझे बोला था, मैंने बोला कि नहीं करता, मैं इधर करता हूँ, इधर सहूलत ज़्यादा होगा। ये मुझे तो पता नहीं था इधर यह जलीलत होगा। कल जो रात वो टनल खुला था, तकरीबन 7 बजे हम चित्रा से निकला था, और 9 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे अस्पताल के अंदर। तो हमारे लिए फ़र्स्ट क्लास यहाँ पर कोई मसला नहीं है, फ़र्स्ट क्लास इलाज है। मैं जब यहाँ, मेरी अम्मी इधर 9 दिन दाखिल थी, काम ऐसे हुए हैं जैसे मिनटों में हुए, सेकंडों में काम हुआ है। वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, कमरा रूम नंबर 34 और 33, उसके सामने उल्टियाँ पड़ी हुई हैं। अभी 2 बंदे गिरे हैं, मैं ख़ुद भी वहाँ पे गिरा हूँ। अच्छा, मैं पर्ची लेने के लिए आया हूँ, वहाँ काउंटर पे मैं गया हूँ, वहाँ इंतज़ार मैंने किए हैं, लाइन में खड़ा रहूँ। जब मैं पहुँचा हूँ कहते कि ऊपर जाओ, इधर आया हूँ, इधर लाइन में मैं खड़ा रहूँ। जब मेरी बारी आई कहते ये काउंटर बंद हो गए, दूसरे पे चले जाओ। डॉक्टर अभी 11 बजे हैं। डॉक्टर का टाइम कितना बजे होता है? वाला ये मुझे पता नहीं। आप कितने बजे आए थे? हम तकरीबन 10 बजे हैं। और 10 बजे से आप डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 1 घंटा तकरीबन। फेल है, कुछ भी नहीं किया है। हैबर PTI की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी। जो उसकी हुकूमत जो है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक महदूद है। जो वो फेसबुक पे चला रहे हैं, जिनके पेज हैं, वो लोगों को दिखा रहे, बाकी उसने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। कब से बैठे हैं आप इधर? तकरीबन 3 साल और घंटे में शुरू चलता ना। हम यहाँ से हर 10 दिन बाद हम यहाँ आएंगे, और फिर भी ये इपिवाल गोलियाँ भी तक अवेलेबल नहीं है। 1 महीने से ये इपिवाल टेबलेट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो कीमती दवाई है ये कभी भी मिलता नहीं है सरकारी जगह से। हम कितनी देर से एक्सरे कर लिया है, वो यहाँ पर बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करें, लेकिन ये भी आता है अपनी बारी छोड़कर अंदर जाता है, दूसरे भी आता है। मेरा बेटा है अंदर पड़ा हुआ है अडिक वार्ड में। वहाँ पे जो है ना, उन्होंने पहले 3 दिन पहले उन्होंने प्लास्टर किया था। वो प्लास्टर यहाँ से बजाय यहाँ पे जो है ना वो ख़राब हो गई। उन्होंने अभी ऑपरेशन किए। बस खबर मतलब अखलाक सही नहीं दी दखल को ना मरीजान च कम वर्षिल का मतलब अगुई दखल मरीज हाल मालूम गाड़ी बाज खलक दासी विच अगुई सरा जनाना वी सिर्फ पेशेंट च मालूमात कहीं नो जनाना सोमडेरा बद अखलाकी गई वो सड़ी खुलाल खबर अदा स्ट्रेचर लोगों ने नहीं दिया है। जी जी।
वो कैजुअल्टी वाले ने नहीं दिया स्ट्रेचर। क्यों नहीं दिया उन्होंने? बस उसने बोला इस पर हम सामान उठाते हैं और तुम मरीज मरो, मार नहीं दो। अभी ये गाड़ी में नाज़रीन, हमने आपको सैंपल पेशावर का भी दिखाया, हम आपको हयाताबाद बर्न सेंटर के विजुअल्स भी दिखाएंगे। बहुत अहम सेंटर है, इसकी बिल्डिंग मौजूद है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। 8,000 के करीब अफराद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर झुलसते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 से बनने वाला ये बर्न सेंटर अभी भी गैर फ़ाल है, तो शायद इसको फ़ाल करने की ज़रूरत है। जो हमने आपको विजुअल्स दिखाए ये घंटों पर मुहित हैं, हमने सिर्फ आपको सैंपल दिखाया। जब लीडरान खामोश हों तो उसके बाद लोगों को सुनने की सकत पैदा करें तो इस किस्म की आवाज़ें उनको सुनाई देंगी और हकीकत से आशनाई होगी। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, हालात सेहत के अच्छे नहीं हैं। एडिटोरियल कमेंट हमारा बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन, चलते हैं हम नुक्ते की तरफ। हम नुक्ते का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन सदर आसिफ अली ज़रदारी के 3 करीबी दोस्तों की गुमशुदगी से है। 2 का ताल्लुक सिंध से है, 1 को इस्लामाबाद से उठाया गया या वो वहाँ से गायब हो गए। इस पर निसार खोड़ो साहब जो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, आज बड़ा सख्त बयान दिया। आपके सामने उस बयान की असास हम रख देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने चौधरी निसार की दुम पर पाँव रखा है और ये कहा गया कि गुलाम कादर मरी जो एक गुमशुदा फ़र्द है 3 में से, इस वजह से लापता किया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर से मुतहरक हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत अगर ये काम करेगी तो रियासत और डाकुओं में क्या फ़र्क है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आसिफ अली ज़रदारी के साथियों को गिरफ़्तार करना है तो हमको भी गिरफ़्तार करें। ये भी कहा है कि जिसको गिरफ़्तार करें 24 घंटे में अदालत में पेश करना चाहिए। शर्जील भी आ गया, जिसे पकड़ना है पकड़ लो लेकिन अदालतों में पेश करो। ये लोग कौन हैं हम इसमें नहीं जाते, इनका आसिफ अली ज़रदारी से क्या ताल्लुक़ है हम इसमें भी नहीं जाते। बड़े घिनौने इल्ज़ामात इन पर होंगे, हम इसमें भी नहीं जाते। बुनियादी बात करने की यही है कि अगर इन लोगों को सूबाई हुकूमत के होते हुए सिंध में से अगवा किया गया है और सूबाई हुकूमत के अपने लोग ये बात कर रहे हैं कि लोग कहाँ पर गए हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि सिंध की हुकूमत की अपनी रिट की क्या हालत है। और अगर वफाक इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है तो इससे आपको पता चलेगा कि रियासत के जो बड़े इदारे हैं उनकी अपनी रिट के बारे में लोगों के खदशात क्या होंगे। जब ख़ासुल ख़ास शहरियों के साथ जिनके बड़े ताल्लुक़ वास्ते भी हैं ये हो रहा है तो आम शहरी फिर यही देखेगा कि इस मुल्क के अंदर कानून को लागू करने का एक ही तरीका है कि लोगों को उठा लो। बुनियादी बात जो हम कर रहे हैं वो ये, जो हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि जिस किसी ने भी जुर्म किया है उसको बाज़ाब्ता तरीके से कानून के ताबे रहकर आपने अदालत के सामने पेश करना है, उसको उठाना है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हमने कानून लागू करना है, कानून तोड़ के। दुनिया में कोई रियासत इस तरीके से काम नहीं कर सकती। तो ये लोग कहाँ पर हैं, इसका जवाब सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, वफाक के पास नहीं है, तो इसका जवाब फिर कहाँ से तलाश किया जाएगा। शायद आने वाले दिनों में ये राज जो है तश्तस बाम हो जाए, लेकिन उस वक्त तक लोग यही सोचेंगे कि इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है, कोई किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।